देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना कि दुनिया की कोई ताकत मुझे लड़ने से नहीं रोक सकती है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। इसके बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि हम चाहे गठबंधन में रहें या ना रहें, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ें लेकिन लड़ेंगे। ये बात सही है कि उनको कोई लड़ने से नहीं रोक सकती है। आप भी अगर चाहें तो आपको लड़ने से कोई नहीं, आपको रोक दिया जाएगा चूँकि वो रिज़र्व सीट है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अनरिज़र्व्ड सीट है या जहाँ पर जिसकी उम्मीदवारी बनती है, वास्तव में कोई नहीं रोक सकती है। कौन रोक देगा? प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि आप नहीं लड़िए और वो मान जाएँगे? तकनीकी कारण पर कोई नहीं रोक सकता है। ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी में पशुपति पारस वो बयान दे रहे हैं, जिस बयान का समय जनवरी-फरवरी में आना है। अभी उस बयान पहले दे दिया बयान। पहले दे दिया बयान। ये भी है कि क्या 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी अ, अपने संगठन से ज़्यादा, अपनी टीम से ज़्यादा निर्भर है सहयोगी दलों पर, जो पहले से उनके साथ हैं या जो नए सहयोगी जुड़े हैं। चिराग पासवान की बात हम करेंगे। चिराग पासवान के सामने भारतीय जनता पार्टी सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रही है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी अपनी डिमांड को बढ़ा रही है। पहले हुआ कि भाई 6 सीट और एक राज्यसभा की सीट, अब चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कम 10 सीट। उनका इशारा देखिए, इसमें है क्या कि ये छोटे नेता बोल रहे हैं, स्थानीय नेता बोल जी। रहे हैं। सीटों पर बात एनडीए में भी हुई नहीं है। जी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए किसी के सामने सरेंडर की मुद्रा में है। बीजेपी। सॉरी, बीजेपी। ये तब कहा जाएगा जब सीटों का एलोकेशन हो जाए और चिराग पासवान ये भी दावा कर सकते हैं कि हम अब चिराग पासवान नहीं रहे, हम आपके लिए अब नीतीश कुमार हो गए। मतलब कि जो हिस्सेदारी नीतीश कुमार की थी, जेडीयू की थी, वो हिस्सेदारी अब हमको मिलनी चाहिए। और उसकी इस हिस्सेदारी को बीजेपी कितना तवज्जो देती है, इस जब तक ये सीन क्लियर नहीं होता है तब तक ये कहना कि बीजेपी सरेंडर कर दी है और बीजेपी चिराग अपना प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ये जल्दबाजी है। निचले लेवल के लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी ये संदिग्ध है। लेकिन अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, पार्टी के बड़े नेता, अगर मैं कोट करूं तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे सत्यानंद शर्मा है, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, शाहनवाज अहमद कैफी, वो कह रहे हैं चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एनडीए बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। अरे भाई, अब नीतीश कुमार कहते हैं कि 243 सीट पर आज तक चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनका पार्टी का नेता कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कहने की तो आज़ादी है ना, यही ना डेमोक्रेसी है। कहने की आज़ादी है, कहने दीजिए। भारतीय जनता वास्तविक मंच पर ये क्या कहते हैं और इनकी बातों को कितना सुना जाता है, कितना तवज्जो दिया जाता है, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक कुछ चीज़ें तो कहना पड़ता है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। नीचे जो फील्ड वर्कर हैं वो उनको लगे कि नहीं, हम बड़े कारण के लिए, अपने नेता का कद बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को वैसे ही लेना चाहिए, रूटीन वर्क है। देखिए, इस पर टीका टिप्पणी तब जायज़ मानी जाएगी जब एनडीए बैठेगी सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए और उस सीट शेयरिंग में क्या नतीजा निकल कर आता है। चिराग 6+1 पर जाते हैं, चिराग एलजेपी का दोनों ग्रुप मिला के 10 सीट मिलता है तो भी हम इसको बढ़त मानेंगे, या बीजेपी अपने जिम्मे 30 सीट रख लेती है और बाकी 10 सीटों में सभी सहयोगियों को सल्टा देती है। ये तमाम चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये टॉकिंग पॉलिटिक्स है कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम एक्टिव हैं। ये कई जो छोटे दल के नेता हैं और प्रवक्ता हैं वो अपने लीडर के नज़र में अपना नंबर बढ़ाने के लिए भी इस तरीके का बयान देते हैं। जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए हैं। जाहिर है एक दलित नेता या दलित नेता की पार्टी की वैकेंसी महागठबंधन में खाली है। पशुपति पारस को उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं क्या आप? पशुपति पारस कहीं भी जा सकते हैं, अगर इधर उनकी बात नहीं बनेगी तो उधर वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पशुपति पारस के साथ मेरा जो अनुभव कहता है कि बहुत ज़्यादा जनता का जुड़ाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
पशुपति पारस जाते हैं तो ठीक है, चूँकि चेहरे पर राजनीति होती है यहाँ, तो एक दलित चेहरा और बड़ा चेहरा उनके पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी तो पशुपति पारस यही कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग पासवान से ज़्यादा रिलायबल हम हिस्सा हैं, एनडीए के ज़्यादा पुराने सहयोगी हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि चिराग पशुपति पारस वैसे अगर मान लीजिए कि अब एक प्रश्न ये भी निकल के आ रहा है कि नीतीश जी फिर गुलाटी मार दें, इधर आ जाएँ, तो चिराग ही उधर जा सकते हैं। तो नहीं, पशुपति पारस जिस तरह से कर रहे, जो शब्द है उनके कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती, ये जो कॉन्फिडेंस है पशुपति पारस का, इसको कॉन्फिडेंस मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस मानते हैं? और अगर इतने भरोसे के साथ वो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती, तो फिर इसकी क्या वजह क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई आश्वासन उनको मिला है? बीजेपी खड़ी है साथ? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना कि दुनिया की कोई ताकत मुझे लड़ने से नहीं रोक सकती है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। इसके बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि हम चाहे गठबंधन में रहें या ना रहें, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ें, लेकिन लड़ेंगे। ये बात सही है कि उनको कोई लड़ने से नहीं रोक सकती है। आप भी अगर चाहें तो आपको लड़ने से कोई नहीं, आपको रोक दिया जाएगा क्योंकि वो रिजर्व सीट है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अनरिजर्व सीट है या जहाँ पर जिसकी उम्मीदवारी बनती है, वास्तव में कोई नहीं रोक सकती है। कौन रोक देगा? प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि आप नहीं लड़िए और वो मान जाएंगे? तकनीकी कारण पर कोई नहीं रोक सकता है। ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी में पशुपति पारस वो बयान दे रहे हैं जिस बयान का समय जनवरी फरवरी में आना है। अभी उस बयान पहले दे दिया बयान। पहले दे दिया बयान। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।